हर बार की तरह कार्यक्रम का आगाज करेंगे इसी बात के साथ कि नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। और ये जो विषय रखा गया है काफी दिलचस्प है, काफी रोचक है और हमारे दोनों तरफ, एक तरफ मेरी कमोडिटी है, एक तरफ मेरी इक्विटी है। 2026 किसका रहेगा उस पर बातचीत करने जा रहे हैं। और पहले कमोडिटी से सवाल, अगर इस कार्यक्रम का आगाज, इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस कार्यक्रम को मॉडरेट अमिताभ बच्चन जी करते तो वो इसी अंदाज में करते कि खुश तो बहुत हो गया आज तुम। जिस तरीके से कमोडिटी का रिटर्न रहा है सर, तो शुरुआत कमोडिटी के हाथ में सर। पहली टिप्पणी अजय सर आप, फिर धन से मिलेंगे, उसके बाद इक्विटी की तरफ जाएंगे सर। धन्यवाद विपुल जी। और बिल्कुल हम भी खुश हैं और इन्वेस्टर की घरवाली ज़्यादा खुश है कि उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया कि हमने जो सेविंग की है, घर में छोटा छोटा सोना लेते थे और आज जो रिटर्न सोने चांदी ने दिखाया है, ये सबको खुश कर दिया है। एंड लिटरली 2025 सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा AFM को, वो बोनस को। लास्ट ईयर आप लोगों में से कितने जन यहाँ पे आए थे, ये सेशन अटेंड किए थे? बस काफ़ी कम जन थे फिर तो ध्यान है पिछली बार एक सेशन लिया था रोरिंग टाइगर शेयर के ऊपर, आप लोग बैठे हो, तो मैंने बोला था कमोडिटी नेक्स्ट बिग थिंग। और आज बिल्कुल एक साल में गोल्ड और सिल्वर जो पहले असेट क्लास पे नहीं थे विपुल जी, आज सबको समझ में आ गया कि असेट में होना चाहिए। जय सर, एक छोटी टिप्पणी आपकी, उसके बाद पैनल को आगे बढ़ाते हैं सर। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना एक्साइटिंग टॉपिक है, हम हमेशा बात करते थे इक्विटी की, अब पहली बार कोई लाइमलाइट पे आया है जो नया सुपरस्टार है। तो 2025 रहा है हाउसवाइफ्स और गृहिणियों के लिए, क्योंकि ये इसने साबित किया है कि सबसे अच्छा फंड मैनेजर एक हाउसवाइफ ही हो सकती है। वाह, तालियों के साथ स्वागत। अच्छा, ये बात तो रही कमोडिटी की, और इक्विटी के लिए उसी फिल्म का अगर अमित जी इस शो को होस्ट करते तो आप दोनों से भाई यही कहते कि आज इनके पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, और इक्विटी के पास क्या है? विपुल सर, प्रैक्टिकली जब मेरे को पहले बोला गया कि ये पैनल है, तो इक्विटी फ्रैंकली हम लोग 2 दशक से देख रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली मैं अपनी बात करूँ, और जिस तरीके का हमारा परफॉर्मेंस रहा है, तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक ही बात है, 20 साल थोड़ा हो गया, बट सालों साल तो हमने मेहनत करी है और इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा कमा के दिया ही है। फिर मुझे कमोडिटी के पैनलिस्ट का नाम बताया गया। मैंने कहा मैं क्यों ही यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा से फ्रंट रनर्स रहे थे, और चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन बोल दी जाए, चाहे एक डेप्रिसिएटिंग रुपी बोल दिया जाए, चाहे जो आजकल हम इतना ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, कारण हम कोई भी बोले, बट हाँ इस साल तो ज़रूर इन्होंने अपना काम किया है। बट सालों साल जो रिटर्न और रिलायबिलिटी हमारे तरफ से मिली है, वो कितने टाइम तक कंटिन्यूड रहेगी, ये देखने वाली बात जरूर बनती है। चलिए, ये तो बीते दिनों की बात है सर, आगे चल के आगे दिनों की बात करेंगे। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि गोल्ड ग्लिटर्स, सिल्वर साइंस, बट इक्विटी इज एवरग्रीन। वाह वाह। यदि आप पिछले 44 साल का इतिहास देखें, जब से सेंसेक्स आया है, 1989 का बेस देखें 100 था, अभी हम 85-500 के आसपास है, लगभग 850 गुना रिटर्न दे चुका है। CAGR से कंपाउंड करें तो लगभग 16.5% होता है। और उसी दौरान यदि गोल्ड की बात करें तो $1330 के आसपास था, और अभी देखें तो लगभग 79-85% 80 टाइम्स हुआ है। बट वैसे भी देखें तो लगभग 8.5% CAGR मिल रहा है। और उसी दरमियान सिल्वर की बात करें तो लगभग 8.5% CAGR बना है। तो हो सकता है कि एक साल में गोल्ड और सिल्वर ने मोमेंटम दिखाया है, बट एवरग्रीन तो इक्विटी रहेगा, जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रहा है और इंडिया बढ़ रहा है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इंडिया को लगभग 17 साल लगे $1 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन होने के लिए, और अगले 17 साल में वही 4 गुना होगा। यानी कि 17 साल में 4 गुना हुआ है, $1 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन, और अगले 17 साल में $4 ट्रिलियन से $16 ट्रिलियन होगा। तो पैसे तो वही कमाएंगे जो इंडिया की कंपनीज है और इंडिया के इन्वेस्टर्स है। चलिए, ये बात दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और दोनों को उम्मीद है कि 2026 इन्हीं का होगा। लेकिन अब एक एक करके तमाम जो पहलू हैं, वास्तविकताएं हैं, उस पर जरा बात करते हैं। सर
अजय सर आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी रैली आ चुकी है और लेकिन अभी भी सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब लगता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन एक समाप्ति की ओर आ रही है, तब तक कोई नया इशू आ जाता है और सेंट्रल बैंक की बाइंग फिर से शुरू हो जाती है। क्या यहाँ पर अब सोना रुकता हुआ दिखाई दे रहा है या आपको लगता है कि थोड़ा सुस्ताएगा? मतलब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद क्या 2026 में थोड़ी शांति रहेगी? देखिए विपुल जी, इसका जवाब मैं 2 पार्ट में दूंगा, क्योंकि चंदन जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई और ऐसे एक मंच में मैं था तो मेरे पास कुछ मैसेज आते हैं कि 1970 में अगर आपने आईटीसी लिया होता, 1970 या 80, आपके पास भी आते होंगे ना, आईटीसी, इन्फोसिस, विप्रो, आइशर मोटर और रिलायंस, एमआरएफ, तो मैं बोलता था कि सबने वेल्थ अच्छा क्रिएट किया है। जोक्स अपार्ट, आप में से किसके पास ये स्टॉक पड़े हुए जो 1980 में आपने लिया है? और सोना कितने जन, वेरी गुड, एक जन मिले। सोना कितने जन के पास है जिनके फादर, मदर, ग्रैंडफादर 50 साल पहले लिया और आज भी पड़ा है? तो देखिए, इक्विटी, मैं कोई ऐसा इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूं, हम तो खाली 20% मांगते हैं। तो कमिंग बैक, बिल्कुल देखिए, सोने ने एक अच्छा असेट क्लास के रूप में आया, क्योंकि अब तक इंडिया में सोना कोई बाय नहीं करता। वी इंडियन कंज्यूम गोल्ड। आज गोल्ड में इमोशन था इंडिया में और आज भी है। रामायण काल से हम लंका भी सोने की देख रहे हैं, हिरण भी सोने के देख रहे थे, तो इमोशन था। लेकिन अब पिछले 5 सालों में हमें एक रियलाइज हुआ कि ये एक असेट, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है इस प्रोडक्ट का। क्योंकि जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमें रिटर्न दिखता है, एफडी में 6%, 7%, म्यूचुअल फंड है, सारे इसमें आज सुबह से मैं देख रहा था, हर एक प्रोडक्ट के इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न बनता है। गोल्ड में कभी हमने रिटर्न सोचा ही नहीं है, बट अब जब प्रोडक्ट बन गए हैं तो रिटर्न दिखाई देने लग गया है। और जब रिटर्न दिख रहे हैं तो हमको समझ में आया, यार हमारे पास तो बहुत सोना पड़ा हुआ है, घर में 30,000 टन सोना पड़ा हुआ है। अब विपुल जी, जो आपने बताया सेंट्रल बैंक, देखिए अब तक 2008, 1970, 85, 90, 2003, आप देखिए एक रीजन हुआ करता था जब सोने में तेजी आती, कोई लड़ाई हुई सोने में तेजी, पैंडेमिक आया सोने में तेजी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया सोने की तेजी। लेकिन इस बार ऐसा चीज है कि ये 5-7 फैक्टर्स एक साथ आ गए, चाहे डी डॉलराइजेशन की बात करें, लड़ाई की बात करें, सेंट्रल बैंक की बाइंग, और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा वो था ईटीएफ का आना। क्योंकि वो एक प्रोडक्ट हमें दे दिया कि हम बहुत लोएस्ट कॉस्ट पे हम एंटर कर पा रहे हैं और एग्जिट कर पा रहे हैं। तो पहला चीज है, यस, ये एक परपेचुअल रैली स्टार्ट हुई है। फ्रैंकली मैंने भी इतना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। मैंने 1645 पे हमने ट्रैक किया था सोने में, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 3000 तक जाएगा, 32 हो जाएगा, मोर देन इनफ है, इसके बियॉन्ड नहीं। क्योंकि एक एसेट क्लास पास्ट में दिखा चुका है कि 20-25% तो बहुत बड़ी बात है, और इस बार इसने सब रिकॉर्ड तोड़कर हमने लगभग 4400 देखा। बट मुझे लगता है, हाँ, एक तरह का टॉप, मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूं इसमें, जस्ट मैं एक बता रहा हूं कि जितने फैक्टर्स पिछले 3 साल में हमने देखे वो एक तरह से मैच्योर हो रहा है। दैट डजंट मीन्स कि सोना अब 50% ऑफ हो जाएगा। हाँ, अभी हमने अप्रैल में भी देखा था कि एक 8-9% का करेक्शन था, एक 13% का करेक्शन आया। तो बी रेडी कि आपको एक 18-20% का करेक्शन आ जाएगा या टाइम करेक्शन में सोना चले जाएगा, बट सोना वैल्यू लूज नहीं करने वाला। तो जो वॉलिटिलिटी बढ़ रही है विपुल जी, मुझे लगता है कि एक टाइम करेक्शन आ सकता है, मतलब एक समय तक एक रेंज में, जैसे कोविड में 56,000 से 45, एक 1.5 साल तक मार्केट रेंज में रहा, बट एक नया बेस बन जाएगा सोने में। चंदन सर, जय सर के पास मैं आऊँ उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब जब ये लगता है कि ये तमाम दुख दूर हो गए हैं, एक नई समस्या आती है, और अब जो नई समस्या है वो है रुपया। तो ये बताइए, ये दुख इक्विटी वालों का दूर क्यों नहीं होता? ये कब खत्म होगी समस्याएं? और अब तो मतलब जीडीपी नंबर शानदार आ गए, जीएसटी कट हो गया, आरबीआई ने रेट कट कर दिए, फेड ने रेट कट कर दिए, और क्या चाहिए? बिल्कुल, देखिए 2020 से 2024 काफी इंटरेस्टिंग था, सब कुछ चल रहा था। 2025 एक्साइटिंग था, हमें लग रहा है कुछ नहीं चला, उसके बावजूद भी इंडेक्स 10% ऊपर है। हमें लगा कुछ भी नहीं चला, फिर भी बैंक निफ्टी 17% ऊपर है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, हम अभी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है जब कंट्री क्रॉस बॉर्डर इश्यू देख चुकी है। हम अभी भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है जब ट्रम्प के टंट्रम से हम परेशान हैं। हम अभी भी लाइफ टाइम हाई पे है जब आपका रुपया है वो लगातार वीक हो रहा है, 90 के आसपास है।
रुपया भी आप देखो तो हर साल बढ़ रहा है, इस साल भी 4% बढ़ा है। तो रुपये की वैल्यू घटती रहेगी, चाहे आप एक्सपोर्ट रिलेटेड बात करें। बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा भी पॉलिसी रिलेटेड रिलीफ आ जाएगा, मार्केट नया मोमेंटम बनेगा। सो 2025 एक्साइटिंग था, 2026 के 1 या 2 क्वार्टर एक्साइटिंग रहेंगे, उसके बाद में इंटरेस्टिंग रहेंगे। एक्साइटिंग का मतलब ये बोल रहा हूँ, स्टॉक पिकिंग मार्केट रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा। बट यदि कोई 6 महीने आगे की बात करे तो मेरे हिसाब से इक्विटी को कोई एसेट क्लास बीट नहीं कर सकता। 6 महीने का, चलिए ठीक है। लेकिन सर जो आपने कहा ना कि मतलब इतने परसेंट का रिटर्न, 17% बैंक निफ्टी, 10%, लोग जब सुन रहे हैं आजकल, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये कहाँ की बात कर रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो तो मतलब लाल से लाल हुआ जा रहा है और आप ये कह रहे हैं नए नए हाइज बन रहे हैं। वो लोगों को चुभ रही है बात अब। बिल्कुल, और चुभनी भी चाहिए। इसलिए चुभनी चाहिए क्योंकि मार्केट में, इक्विटी मार्केट इतना बड़ा बुफे है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको सिलेक्शन क्या लेना है। आपने प्लेट में कुछ ऐसा ले लिया जो फ्राइड है, तो आप समझ सकते हो उस पर हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। सो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का एक मेजर रोल प्ले करता है। और मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि अगले 1 क्वार्टर से 2-3 क्वार्टर आपको यदि इक्विटी मार्केट से रिटर्न लेना है तो आपको इंडेक्स और हैवी वेट्स में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि मीडियम टर्म में हैवी वेट्स ही परफॉर्म करेंगे, भले ही लॉन्ग टर्म में पूरा मार्केट परफॉर्म करे। तो इवन जो भी रिटेल क्लाइंट्स हैं उनको यही सजेशन रहेगा कि आप मिड कैप स्मॉल कैप को थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा एक्सपोजर कम करो। बिल्कुल करना चाहिए बट एक्सपोजर कम करो। मार्केट में वही कंपनी परफॉर्म की जिसने परफॉर्म कर रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत उठा पटक रहे, तो बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा अभी कुछ क्वार्टर से देखे तो प्रॉफिट बुकिंग है, तो सबको चुभेगा कि इंडेक्स 26,000 पे है, फिर भी हमारा पोर्टफोलियो 20% है। बट अगले 3 महीने 4 महीने ऐसा रहेगा तो आपको जो पोर्टफोलियो में उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट नया जो भी इन्वेस्ट करे हेवेट्स में जाए। हमारा ऐसा मानना है कि मीडियम टर्म में आपका हेवेट्स ही परफॉर्म करेगा कंपेरेटिव। ये आप और रचित जी जो इतनी तरफदारी कर रहे हैं इक्विटी की, अपने दर्शकों को बता दें कार्यक्रम के आखिर में 2-4 शेयर 5 शेयर सर से रिकमेंडेशन भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दें, ताकि अगले साल जब हम यहाँ पर इकट्ठा हों इस मंच पर, तो आप मतलब अपनी पेन कॉपी लेकर के बता सकें कि किस तरह के रिटर्न रहे हैं। और आपने कहा था कि ये इक्विटी चलेगा, ये चला कि नहीं चला वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। लेकिन सर कमोडिटी बाजार को लेकर के आप कह रहे थे अभी कि इक्विटी बाजार कमोडिटी पर निर्भर है, वो हमने देखा चल रहे हैं। मतलब मेटल चला तो कॉपर के अंदर हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक काफ़ी अच्छे चले। इसको लेकर के आपकी थ्योरी क्या है, मैं समझना चाहूँगा। नहीं, हमें ये समझना जरूरी है ना कि आज अपने आसपास आप जो कुछ भी है वो देखिए और वहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कमोडिटी है या नहीं है। जैसे हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का कॉम्पोजिशन अगर आप देखें तो उसमें 47% जो कॉम्पोजिशन है वो कमोडिटी या कमोडिटी डिराइव्ड सेक्टर से है। आज आप आईटीसी ले लीजिए, आईटीसी का मेन बिजनेस क्या है, HUL का मेन बिजनेस क्या है, रिलायंस का प्राइमरी कोर बिजनेस क्या है। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी को निकाल दें तो आपका 47% ऑफ द कॉम्पोजिशन आपका कमोडिटी है, कमोडिटी रिलेटेड है। अगर आप ग्लोबली भी देखें तो कमोडिटी एक लार्जर सेट है। अगर गोल्ड से कॉपर में तेजी है तो कॉपर रिलेटेड सारी कंपनियां चलेंगी। इकोनॉमी में जो बड़ा शिफ्ट आता है ना वो कमोडिटी सुपर साइकिल के कारण आता है। अगर वो सुपर साइकिल आ गया उसके बाद लोगों के पास पैसे आते हैं और कंपनियां बनती हैं और कंपनियों के शेयर्स आते हैं और शेयर्स मार्केट में बिकते हैं। तो एक चीज़ तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट ये रखना चाहूँगा कि आप रिलायंस के शेयर लेके दुनिया में कहीं भी जाके आप जी नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास अगर 10 ग्राम सोना है ना तो आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाके, इवन अफ्रीका में जाके भी सरवाइव कर सकते हो। तो आपके लिए ग्लोबल करेंसी कमोडिटी ही है। आपके पास अगर कॉपर है तो कॉपर का भाव आपको अफ्रीका में भी मिलेगा, अंटार्कटिका में भी मिलेगा। आज का टाइम ये है कि पहले हम क्या करते थे, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो गोल्ड लेते थे और गोल्ड हम इंडियंस का गोल्ड के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। हम उसे बहुत दिल से लगा के रखते हैं और वो इमोशनल वैल्यू हो जाता है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब तक आप इमोशनल वैल्यू लाते हो आप उसे बेचना नहीं चाहते हो। आप अगर गांव में जाओ तो लोग अभी भी ये कहते हैं कि इसने तो अपना सोना बेच दिया। वो बहुत एक प्रेस्टिजियस इशू होता है। अब जो समय बदल रहा है जिसमें गोल्ड अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट की जगह ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है
और ये ट्रेंड इंडिया में स्टार्ट हुआ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से। अगर आप फाइनेंशियल एसेट की तरह अगर गोल्ड को ट्रीट करें तो वो आपका शेयर की तरह है, जिसमें आप इमोशनल नहीं है कि मैंने एक गोल्ड का चेन बनाया था, अब मैं कैसे बेच सकता हूँ, मेरी परिवार की इज्जत चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। आई थिंक जितना फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड हो रहा है या फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कमोडिटी हो रहा है, उतना रुझान बढ़ेगा इंडियंस का, उतना आप शिफ्ट कर सकते हो कमोडिटी एज एन एसेट क्लास पे। और कमोडिटी बहुत वाइडर एसेट है, इसके यूजेस बहुत हैं। ये ऐसा चीज़ नहीं है, देखिए शेयर्स हैं तो आप शेयर जितना चाहे प्रिंट कर लें, आपको कंपनी का प्रेफरेंशियल इशू लाना है, आपको बोनस देना है, बस वो तो पेपर है, आप छाप ले सकते हैं, लेकिन आप कॉपर नहीं जाके प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, वो उसका स्टॉक लिमिटेड है। तो आई थिंक हमें हमें दूसरे लेंस से देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या सिर्फ इक्विटी या सिर्फ शेयर्स ही मेरा वेल्थ क्रिएशन का माध्यम है, या मेरे पास जो कमोडिटी है जो आज तक फाइनेंशियलाइज नहीं हुआ था, वो जब मेन स्ट्रीम में आ रहा है तो मेरे लिए क्या दूसरा एवेन्यू भी है पैसे बनाने के या वेल्थ क्रिएट करने के। आज के टाइम पे जस्ट एक और पॉइंट ऐड करूंगा, बिल्कुल, कॉपर और सिल्वर ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम कॉपर और सिल्वर को स्पेशली सिल्वर को हम इसे हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन मानते थे। आज सिल्वर का जो यूसेज है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है लास्ट 5 साल में। जब से सोलार पे फोकस आया है, ईवी पे फोकस आया है, हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, चिप्स की बात करते हैं, चिप्स मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स, और इसके कारण सिल्वर का रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ गया। हमारे पास उतनी सिल्वर की सप्लाई नहीं है जितना डिमांड है। तो आज कल हम लोगों ने देखा सिल्वर 2 लाख रुपए पर किलो हो गया है। कॉपर जिसे हम सिर्फ मानते थे कि ये इंडस्ट्रियल यूसेज की चीज़ें हैं, अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हम बिल्डिंग रोड्स ब्रिजेस बनाएंगे तो कॉपर स्टील लगेगा, आज कॉपर का यूसेज बदल गया है। तो विद चेंजिंग टाइम्स हम बहुत ज़्यादा उसके यूसेज ला रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना नज़रिया बदलें। नजरिया बदलने की आवश्यकता है। इसमें अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण, क्या बबल तो नहीं बन रहा है गोल्ड और सिल्वर में, ये भी समझेंगे सर, लेकिन पहले जरा इक्विटी पे थोड़ी सी बात कर लें। रचित सर, रईस सर, आप बड़े आशंकित थे जब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था और लोग बड़े उत्साहित थे कि भाई सरकार के कदमों का असर शेयर बाजार में तो आना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन आपको डर लग रहा था। फिर जब बाजार ऊपर जाने लगा तो फिर आपने थोड़ी सी राह बदली, लेकिन बाजार ऊपर टिक नहीं रहा है। तो वो आशंका क्या थी? और अभी भी बहुत लोगों का ये मानना है कि भाई 26,000 का जो आपको निफ्टी दिख रहा है वो दरअसल स्मॉल कैप आपका जो है वो करीब 22,000 पे है, और अगर मिड कैप की बात करें तो वो करीब 24,000 पे है। वो गैप फिल जो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस तरह की गिरावट दिखती रहेगी। क्या इस बात से सहमत है? और पहले जो आपका तर्क था कि बाजार ऊपर टिकेगा नहीं, उसके पीछे कारण क्या? विपुल सर, इसके पहले एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको समझने की चेष्टा करिएगा। अभी अजय सर ने एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला था कि सोना तो हमारे पास इतने सालों से रह गया, शेयर किसने लेके रखा था। तो उसके पीछे विपुल सर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, मतलब आई एम जस्ट पुटिंग अ पॉइंट फॉरवर्ड, कि कोविड के पहले हम इक्विटी मार्केट को कैसे देखते थे, ये चाचा जी ने बोला है ले लो, ये मामा जी ने बोला है ले लो, स्टडी नहीं होती थी। अब जब सिस्टम में स्टडी अगर नहीं है, लैक ऑफ स्टडी है, तो कॉन्फिडेंस वहीं पे हिल जाता था। कोई भी शेयर हमने लिया, वो हल्का सा ऊपर नीचे करता था, हम एग्जिट कर लेते, तो इसीलिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाए। मगर कोविड के बाद जैसे जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों को पूरी दिशा और दशा के बारे में बताते हैं, अब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये मैं क्यों आपको कह पा रहा हूँ कि बाहर अभी हमारे कुछ दर्शक मिले, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, और टू माय सरप्राइज कईयों के पोर्टफोलियो मेरे पोर्टफोलियो से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गए। देयर वाज अ मैन आई मेट, बोले 3 साल में हैव 5 टाइम्स मनी बनाया है इक्विटी आप लोगों की रिकमेंडेशन से और ट्रेडिंग करके, और उनका खुद का एनालिसिस भी चलता है। तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, एक सर ने अभी बात बोली थी कि सिल्वर का हमारा कंजम्पशन डेफिनेटली चिपसेट में है, और 47% जो स्टेक है जो हमारे निफ्टी की कंपनीज में है, उसमें कमोडिटी का एक बहुत बड़ा हाथ है। मगर सर नॉट टू फॉरगेट कि ये पूरा का पूरा यूजेज ऑफ प्रोसेसेस जो हैं
वो बिजनेसेस से ही बनती हैं, और बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो इक्विटी के थ्रू ही होता है सर। शेयर जब हम खरीदते हैं, हम हिस्सेदारी खरीदते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो आपके कमोडिटी को चर्न करके एंड प्रोडक्ट बना के और सारे लोगों तक, एंड यूजर तक पहुंचाती है। अगर ये बिजनेस नहीं रहे, अगर ये शेयर मार्केट और इसकी हिस्सेदारी नहीं रही, तो कमोडिटी का जो वो चमक है ना, वो सर थोड़ी सी धूमिल होती हुई दिखेगी। अब सर इसके साथ साथ विभू सर देखिए, एक बहुत बेसिक बात आ जाती है, और आप देखते हैं, मतलब आप मेरे चेहरे पे आप देख लेते हैं, और फिर कई कबार हम हंसी ठक्के भी करते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम तो मंदी में थे। सर रियल केस सिनेरियो क्या है कि अभी हम एक करेक्शन में हैं, और सर एक लॉन्गर टर्म इकोनॉमी जो बुल रन में होती है, उसमें सर एक कंसेप्ट है, इकोनॉमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ बट मैंने पढ़ा है कि सर 6 से 8 क्वार्टर जो होता है ना, वो एक करेक्शन होता है। अब हमारे जितने भी DIIs हैं जो हमारे ही पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम वाइज करेक्शन ही मेंटेन कर पा रहे हैं, मार्केट में रियल करेक्शन नहीं आया है। बट टाइम वाइज करेक्शन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए 2024 से लेकर अब हम 2026 में एंटर कर रहे हैं, इंडाइसेस में वो मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो DIIs मेंटेन कर रहे हैं। अब सर प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी आ रही हैं। आपने एक बात बोली थी सर कि RBI की रेट कट आ गई है, और उसके बाद भी ये डॉलर, जो आपने सर से अभी सवाल पूछा था सर, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपने नोटिस करी हो, RBI की पॉलिसी के बाद जब ये बॉन्ड मार्केट बिहेव कर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं बता रहा था कि हमारा रेट कट आया। टू माई सरप्राइज, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इंटरवीन कर रही है ऐसी डॉलर प्राइसेस पे। बट सर जो हमने हिस्ट्री देखी है हमारी गवर्नमेंट की या गवर्नेंस की, कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा जरूर है जो कि देखने को आपको मिलेगा आगे, कि क्यों इन्होंने डॉलर को ऐसा फ्री हैंड छोड़ रखा है। अब वो समय बताएगा। अब सर ये जो अंडर परफॉर्मेंस है कब खत्म होगा, मैं इस पे आ जाता हूँ, क्योंकि आप यूजुअली बोलते हैं भाई जल्दी खत्म करो, तुम्हारा लंबा चलता है। बट सर सीन क्या है, देखिए क्लैरिटी जब तक नहीं आती, इकोनॉमी को एक क्लियर केस डायरेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि अभी आपने एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखा है, रिजल्ट्स में भी देखा है, प्रैक्टिकली हमको 1 से 2 क्वार्टर और चाहिएंगे कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद हमें जो हमारे ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं उनकी तरफ से फाइनल स्टैंप चाहिएगा। और ये जो FIAs हैं हमारे, जो कंटिन्यूसली सेलर्स बने हुए, और हमारा पैसा जो बाजार को रोक के बैठा हुआ है, जब वो ऊंचे दामों पे खरीदने आएंगे, और आएंगे सर, मतलब इट इज अ फैक्ट, ये रियलिटी होने वाली है कि वो आएंगे, तब आप देखिएगा किस तरीके का परफॉर्मेंस आएगा। और तब यही रजत खंडेलवाल जो हर तेजी में बोलता है संभल के रहिए, अभी एग्रेसिव मत होइए, तब जाके आपको बोलेगा कि साहब अब पूरा पैसा डालिए और पैसा बनाने का टाइम आ गया है। वो अभी चंदन सर से पूछेंगे कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे, वो अभी FIs को लेकर के। लेकिन उससे पहले सर एक बाहर जब लोगों को पता लगा कि एक पैनल होने वाला है, मुझे एक दर्शक मिले और उन्होंने कहा कि ये सवाल जरूर पूछिएगा कि कॉपर में बहुत अच्छा मोमेंटम है, प्लेटिनम में है, इसके ETF को लेकर के कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और ये सवाल आप जरूर रखिएगा कि इसके ETF क्यों नहीं आ रहे। तो इसके पीछे क्या रीज़न आप देखते हैं, क्योंकि लोगों को और ज़्यादा निवेश करने के विकल्प मिले और आसान विकल्प मिले, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए सबसे पहले तो एटलीस्ट आज इस फर्म पे हम बैठे हैं और कमोडिटी की चर्चा तो कर रहे हैं। मैंने मेरा कैरियर 25 साल कमोडिटी में निकाला है विपुल जी। थोड़ा सा ऑड फील होता था कि मैं सही लाइन में हूँ कि नहीं हूँ, बट अब लग रहा है 25 साल के बाद यस लोगों को समझ में आया। देखिए नरेटिव इंपॉर्टेंट है। आज 2012 से पहले एक नरेटिव चलता था, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू, उसके बाद एक चेंज आया, म्यूचुअल फंड, फर्क हमने देखा। तो सिमिलरली कमोडिटी एज ए असेट क्लास, ये अभी हमने कोविड के बाद समझा, अरे इसमें भी रिटर्न बन सकता है। आज आप ये देखिए इक्विटी में, निफ्टी में सबने पैसा लगा रखा। आपको डर लगता है निफ्टी में या इक्विटी में पैसा लगाने का? कभी ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे, ब्लैक फ्राइडे, क्या चीज का डर है? टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? कमोडिटी में भी आता है बिल्कुल। इक्विटी में क्यों आता है? अरे लड़ाई हो गई, इक्विटी टूटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोल दिया, इक्विटी टूटेगा। कोविड आ गया, इक्विटी टूटेगा। बट यही चीज सोना संभालता है।
तो अब लोगों को ये पीरियड में समझ में आया कि यार इक्विटी टूटता है तो सोना बढ़ता है। हमारे पोर्टफोलियो में अगर ये दे, आप उठा के देख लीजिए, अगर 2005 जनवरी अगर आपने 100% आपने निफ्टी में पैसा डाला होता, अच्छा रिटर्न बना। गोल्ड में डाला होता तब भी अच्छा बना। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 20%, 30% अगर आपने एलोकेशन गोल्ड के साथ किया होता तो आपका रिस्क कम होता और रिटर्न, मैं ये नहीं बोलता बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो बहुत अच्छा बनता। तो सिमिलरली पहला, हाँ, आज इस पड़ाव पे है कि कमोडिटी एज ए असेट क्लास हमने एक्सेप्ट किया। चलिए, कमोडिटी में निवेश करना तो किस में करेंगे हम लोग? कोई चॉइस? गोल्ड एंड सिल्वर, वेरी गुड। तकलीफ यहां पे है कि जब हम लोग कमोडिटी में निवेश की बात करते, पहले तो बात ही नहीं करते थे, आज हम बात कर रहे हैं हम सोने चांदी की। पिछले साल विपुल जी मैं यहाँ पे ही था और यहाँ पे मैंने बताया था कि सोना चांदी, लेकिन मैं बोलता हूँ सोने चांदी के अलावा भी तो है कॉपर। आज कॉपर इज अ न्यू गोल्ड। आज जितना आप डेटा, एक ईवी की कार है 16, पहले पुरानी कार में 16% कॉपर वायरिंग थी, आज 62% है। कॉपर अंडर वैल्यूड है। चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है वो कॉपर है, और कॉपर को जो रिप्लेस कर सकता है वो एल्यूमिनियम है। घर में जाना, एसी खोलना, 10 साल पहले कॉपर की कॉइल दिखती थी और आज एल्यूमिनियम की कॉइल है। तो पहला कि यस, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं बट इसको समझने की जरूरत है और नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है कि कमोडिटी भी इन्वेस्टमेंट के लिए है, चाहे वो एग्री कमोडिटी हो। अभी तो एग्री की बात ही नहीं हुई है। तो 2026, मार्क माय वर्ड, कंजम्पशन स्टोरी स्टार्ट है ग्लोबली। आज रेट कट्स हो रहे हैं। अब जब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन मतलब क्या? सोना आप खाओगे? नहीं। बेस मेटल आप खाओगे, कॉपर खाओगे, खाओगे मतलब इंडस्ट्री कंजम्पशंस, साथ में एग्री कमोडिटी। तो आई थिंक यस, कमोडिटी की साइकिल अब स्टार्ट हुई है और लोगों ने उस चीज को नोट करना स्टार्ट किया। हाँ, कॉपर ETF के लिए मैं काफी जन से मेरा बात भी हुआ, लेकिन एक बल्कि कमोडिटी है, कॉस्ट है, इफेक्टिव नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का इंटरेस्ट कमोडिटी में आएगा, बिल्कुल आपको कॉपर ETF भी दिखेंगे, एग्री ETF भी दिखेंगे, और काफ़ी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है और डिस्कशन चल भी रहा है। लेकिन अब उस एंगल से बातचीत टेबल पे होने लगी है कि कमोडिटी एज ए असेट क्लास। चलिए, तो ये एक नई जो है बातचीत शुरू हुई है, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। लेकिन सर, FIs को लेकर के जो सवाल बने हुए हैं, क्या जब तक भारत और US के बीच में डील नहीं होगी, ये विदेशी निवेशक भारत में नहीं आएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी के लिहाज से जो हो सकता था वो मुझे लगता है इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता था। जो एक अगर हम नंबर्स की बात करें, वो भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम लास्ट क्वार्टर के अंदर एक राहत की सांस दिखाई दी है। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ये संकेत है कि और बेहतर हो सकते हैं। GDP नंबर, GST, RBI रेट कट, और क्या क्या चाहिए? जी बिल्कुल, FIs की बात करें उससे पहले 1-2 पॉइंट और बात करता हूँ मैं। बिल्कुल। हम सब ने कछुए और खरगोश की स्टोरी तो सुनी है। तो उसमें ट्विस्ट एक और है कि जीता तो कछुआ ही है, बट अब कछुआ बड़ा भी हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि रियल में कंट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, इसको कंपाउंडिंग होने में टाइम नहीं लगेगा। और रियल में पैसा कंपाउंडिंग से बनता है, और कंपाउंडिंग रियल में इक्विटी में होता है। दूसरी बात, इक्विटी में आप राइट इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिलता है, और उस डिविडेंड से आप जो भी चीज़ करना है वो कर सकते हो। सो यदि मैं उस डिविडेंड का भी यदि वापस री इन्वेस्ट करने की बात करता हूँ तो क्यों, इक्विटी में एक बड़ा कंपाउंडिंग होता है। अब हम FIs की बात कर रहे हैं, तो इंडियन इन्वेस्टर इतने बड़े हो चुके हैं कि FIs सेल कर रही है फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि FIs का आप डेटा के सामने, पहले DIs के डेटा की बात करें तो 2-3 चीज बड़ी है कि इंडिया में अभी लगभग 21.5-22 करोड़ डीमेट अकाउंट है, और हर महीने लगभग 38 से 42 लाख नए डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, और ये कोविड के बाद से स्टोरी चल रही है। तो लोगों को समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं इक्विटी एक बहुत बड़ा असेट क्लास है। आप जब कंपेयर करते हो कि इक्विटी इतना बड़ा हो गया है, बट रियल में टोटल हाउस होल्ड सेविंग का अभी भी इक्विटी 6.5% है। मेजर कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट और गोल्ड में है, उसके बावजूद भी इस असेट क्लास ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है। उस रिटर्न की 2 वजह है। पहला, ये खाली अप्रिशिएट नहीं होती है, ये इनकम और ग्रोथ दोनों देती है, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ अप्रिशिएशन। DIs कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। SIP फ्लो यदि कुछ महीने का देखें तो लगभग 28,000 करोड़ मंथली SIP फ्लो आ रहा है।
म्यूचुअल फंड का ये लगभग 55वां कंटिन्यूसली स्ट्रिक है जब इन्वेस्ट ग्रो कर रहा है। तो रिटेल पावर इतना इंडिया का बढ़ रहा है, उसकी वजह से एफआईएस का फ्लो नहीं है, फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम एफआईएस के फ्लो कब आएगा इसकी बात करें, यूजुअली एफआईएस का फ्लो दो चीज़ों में हो सकता है। पहला तो रुपया स्टेबल हो जाए, राइट, 90 के आसपास है रुपया, उसकी वजह से एफआईएस थोड़ा है। बट अगेन मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस का उतना फ्लो इंडिया में नहीं आने वाला है। ये इंडियन मार्केट रिटेल और इंडियन एक्सपोजर से ही बड़ा होने वाला है। ट्रेड वॉर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा तो एफआईएस वापस आ जाएंगे, राइट। और इंडिया में इतिहास रहा है, जब जब मार्केट चलता है तो एफआईएस अपनी पोजीशन काटने आते हैं और नया मोमेंटम बिल्ड करने आते हैं। तो मार्केट जब चल जाएगा तब एफआईएस ऊपर के लेवल पे आके बाइंग इंटरेस्ट करेंगे। लास्ट लाइन ये बोलना चाहता हूँ कि हम इंडिया का रिटेल पावर इतना बड़ा हो चुका है, आई डोंट थिंक कि हमें एफआईएस की जरूरत रहेगी बड़े लेवल पे। बिल्कुल वेलकम है, चाहिए भी, बट आई थिंक धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ओनली डीआईएस के नंबर मैटर करेंगे कि इंडियन मार्केट कितना ज्यादा चलेगा। चलिए, और अब बिल्कुल आखिरी पहलू की तरफ हम बढ़ रहे हैं, समय का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो आप लोग से आखिरी जो सवाल रहेंगे उसमें अपने मन में कुछ शेयर भी निकाल करके आप लोग रखिएगा अगले 1 साल के लिए। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे है कि इतनी अच्छी चीज़ें चल रही हैं कमोडिटी बाजार के अंदर, सिल्वर अच्छा प्रदर्शन कर रहा, गोल्ड अच्छा कर रहा, कॉपर अच्छा कर रहा, पार्टिसिपेशन क्यों नहीं आ रहा कमोडिटी के अंदर? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, हमें अपने अराउंड देखना है। आज ये हॉल में कितने लोग ऐसे हैं जिनका डीमैट अकाउंट है? ऑलमोस्ट सभी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कमोडिटी में एक्सपोजर है इन्वेस्टमेंट पे, बिकॉज गोल्ड के कारण, राइट। तो आज हम अगर बात करें इंडिया में 23 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, जिसमें यूनिक डीमैट अकाउंट है 13 करोड़। 13 करोड़ डीमैट के सामने आज जो नंबर पब्लिश्ड है उसमें सिर्फ 13 लाख ऐसे यूसीसीज हैं जिन्होंने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है। तो 13 करोड़ के सामने 13 लाख। जो आपने पहला सवाल पूछा था कि कॉपर में ETF क्यों नहीं है, तो जो दिखता है वो बिकता है। आज अगर 23 करोड़ देश की जनता या 13 करोड़ यूनिक जनता अगर किसी एक एसेट क्लास की तरफ रुझान बढ़ाती है तो वहाँ पॉलिसी मेकर्स, सरकार, सबका नज़र जाता है। कंपनीज जो बैठे हैं वो भी वहाँ प्रोडक्ट इनोवेशन की बातें करते हैं। जब ये नंबर बढ़ेगा कमोडिटीज़ में, अगर हम 13 लाख से 1 करोड़ पे आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ेगा, आई बॉल्स वहाँ मूव होगा। फिर लगेगा कि अरे हमारे पास गोल्ड सिल्वर ही क्यों है जो प्रेफर्ड कमोडिटी है, हमारे पास एल्युमिनियम, कॉपर, एग्री कमोडिटीज़ का मार्केट क्यों नहीं डीप है। आज अगर हम बात करें तो इंडिया में जितने बड़े कॉरपोरेट्स हैं आज वो नर्वस होते हैं इंडियन मार्केट्स में हेज करने के लिए। उन्हें हेजिंग करने के लिए चाइना या लंदन जाना पसंद करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि मार्केट में डेप्थ नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। चंदन जी ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि DIIs आज इतने मजबूत हैं। DIIs मजबूत इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास रिटेल का पैसा है और रिटेल आज FII सेलिंग को अब्जॉर्ब कर रहा है। जब हम 10 साल पहले बात करते थे तो मार्केट में FII सेलिंग का नंबर आता था तो नेक्स्ट डे मार्केट निफ्टी या सेंसेक्स नेगेटिव खुलता था, क्योंकि हम डरते थे कि अरे फॉरेनर अब माल बेच रहे हैं तो इंडियंस कुछ नहीं कर सकते हैं। आज रिटेल हमारे लिए इतना बड़ा फोर्स है जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर पार्टिसिपेशन। अगर कमोडिटीज़ में भी यही रिटेल आके पार्टिसिपेट करे तो एक्सचेंजेस के पास, पॉलिसी मेकर्स के पास, हम लोग जैसे मार्केट इंटरमीडियरी के पास आज वो डिस्ट्रीब्यूशन रीच होगा कि हम प्रोडक्ट इनोवेशन करें और एक रिटेल यूज़र के लिए उस तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन करके लाएं जिससे वो कमोडिटी में भी अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सभी के पास 30 सेकंड से 1 मिनट का वक्त है। आपके लिए सवाल ये है सर कि गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो 6 महीने से इस बात का वेट कर रहा है अब गिरेगा तब खरीदेंगे। यहाँ से भी क्या हम इन्वेस्टमेंट के लिए निवेश करते रहना चाहिए, खास तौर से जो नए लोग आ रहे हैं? अगले 1 साल के लिए क्या टारगेट आप देख रहे हैं और ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस सिल्वर या गोल्ड? तो प्रॉब्लम वही है कि हम कमोडिटी की बात करें खाली सोने चांदी पे ही आके थीम यही रखा है गोल्ड वर्सेस सेंसेक्स है। तो आखिरी में कार्यक्रम समाप्त करते करते थीम पे वापस आने पड़ेगा। चलिए, देखिए मुझे लगता है 2026 कमोडिटी के लिए बहुत अच्छा है, बट कमोडिटी की जब भी साइकिल आती है तो ऐसा नहीं है कि सब एक साथ भागते हैं। तो मुझे लगता है आई वुड बी मोर प्रिफर्ड टू बी विथ सिल्वर रादर देन गोल्ड, बिकॉज इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, ETF ये सब है।
हाँ, बट बी रेडी कि वॉलिटिटी ज़्यादा रहेगी, करेक्शंस भी दिखेंगे, बट प्रेफरेंस मेरा अभी भी सिल्वर की तरफ रहेगा गोल्ड के मुकाबले। गोल्ड नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक एक मिनट से थोड़ा बढ़ा दिया गया समय, अभी मेरे कान में आवाज़ आई तो थोड़ा सा मुस्कुराहट हमारे लिए बढ़ गई है। लेकिन सर वो जो सवाल मेरा है अब ये है कि आपसे सर सवाल कर लेते हैं, फिर रचित सर से भी सेम सवाल आप दोनों से। 1 फरवरी को जब बजट आया था लास्ट ईयर और अब 1 साल पूरा होने जा रहा है, उस बजट के जैसे समाप्त हुआ, सब जितने एनालिस्ट थे और हम सब का मानना ये था फोकस जो है वो कंजम्पशन पे रहना चाहिए। लेकिन कुछ एक पॉकेट्स को अगर हम छोड़ दें तो ये थीम इतनी चली नहीं, जबकि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम भी उठाए गए। क्या वजह मानते हैं इसकी आप? देखिए, कंजम्पशन इंडिया में थीम रहेगी। हम भले ही वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट हम नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या जनाधार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बट प्रॉब्लम यह है कि अब हम जेनजी वर्ल्ड में चले गए हैं, हम ब्लिंकिट वाले हो गए हैं जिनको 10 मिनट में ऑर्डर चाहिए। सो कहीं ना कहीं कंजम्पशन का स्टाइल चेंज हो गया है। सो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में फाइनेंशियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी चलेगी, कंजम्पशन हैबिट और बिहेवियर चेंज होगा। आप ओनली कंजम्पशन को एफएमसीजी से नहीं तोल सकते हो, कंजम्पशन का तरीका चेंज हो चुका है। सो कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज यही है कि आप उन कंपनीज पे और सेक्टर में फोकस करो जो न्यू एज डिजिटल टेक अनेबल्ड कंजम्पशन प्रोवाइड करती है। ये आपने अच्छी बात बोली। रजी सर, आप सहमत हैं? क्योंकि आप तो थोड़ा सा इससे अलग विचार रखते हैं, खासतौर से स्विगी, जोमेटो, इन सब पे। नहीं सर, स्विगी जोमेटो का अगेंस्ट जो मेरा क्रांतिकारी विचार है उसके पीछे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। और कहीं ना कहीं सर, मतलब अब वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि मेरे को क्यों लगता है कि दे आर नॉट द राइट थिंग्स टू बी विथ। बट सर, मैं चंदन सर की ना आपको एक चीज़ जो इन्होंने बोली उसको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ वी आर दी 3rd and 4th जनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो फर्स्ट जनरेशन थी उनकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट अलग थी, सेकंड की अलग आई, थर्ड और फोर्थ। अब हमारा कंजम्पशन पैटर्न जो है, जो चंदन सर बोल रहे हैं, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हम न्यू एज बिजनेसेस को ही अब पैरामीटर माने कंजम्पशन के लिए। एफएमसीजी टू एन एक्सटेंट रहेगा, क्योंकि खाना, रहना, कपड़ा पहनना तो बेसिक चलेगा ही चलेगा। बट हाँ, अब वो पैटर्न्स जो है वो चेंज होते हुए आएंगे और कहीं ना कहीं अब वो आपको देखने को मिलेगा। जब आपने स्टॉक रिकमेंडेशन की बात करी तो सबकॉन्शियस माइंड में मैं वही चला रहा था। कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट आया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ सर कि जो हम एक डाउन ट्रेंड देख रहे थे इंडियन इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ने बजट से उसका आगाज़ किया था, उसको एडमिट किया था कि हाँ एक स्लो डाउन है हमारी इकोनॉमी में। फिर हमने आरबीआई की पॉलिसी में उसका सपोर्ट देखा, उसके बाद जीएसटी हमने देखा, उसके बाद हम 8 पे कमीशन भी अब देखने जा रहे हैं। होता क्या है सर, अब चीज़ें थोड़ी नज़रिया जो लाइफस्टाइल का बदल गया है ना। अब आदमी बोलता है पैसा आ रहा है, खाना तो मैं वही खा लूँगा, गाड़ी बड़ी खरीद लेता हूँ, कपड़ा अच्छा पहनूंगा, दिखाने के लिए फ़ोन मुझे महंगा चाहिए। वो पैटर्न स्ट्रक्चरल जो चेंज है ना वो आ रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे जब पैसा आने लग जाएगा, जब हमारा इक्विटी मार्केट चलने लग जाएगा और सबकी कमाई होने लग जाएगी, हमारा पे ज़्यादा जोर है। अल्टीमेटली कमोडिटी लेने वाले तब उसके बाद जरूर आपको एक जो हमारा कोर कंजम्पशन है उसमें भी एक पेंटअप दिखेगा, क्योंकि रूरल डिमांड आपको तब ज़्यादा और इंटेंसिफाई होती भी दिखेगी सर। मैं 10 सेकंड लूंगा क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा सा मैसेज जाना जरूरी है। देखिए, हम इतने बड़े इक्विटी मार्केट और इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मेरी थीम यह है कि फाइनेंशियल पे फोकस होना चाहिए, बट मेनली ऑन द कैपिटल मार्केट। सेकंड, कंजम्पशन कहीं ना कहीं न्यू एज बिजनेस से और इनोवेशन, लाइफस्टाइल और ऑटो पे रहेगा। तो ये मेरी थोड़ी थीसिस रहेगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल, ऑटो और नए तरीके से कंजम्पशन थी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। ये मैं रचित जी से और आप लोगों के शेयर भी आऊँगा। लेकिन सर, जो सवाल मैंने अजय सर से पूछा था कि आपको क्या लगता है, अब यहाँ से आपका भी भरोसा कि अजय सर की तरह सिल्वर की तरफ ज़्यादा होगा या गोल्ड अभी भी शाइन करता हुआ दिखाई देगा? क्या आपको, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सिल्वर और गोल्ड में अगर बात करें? नहीं, देखिए, मैं आपका सवाल का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा एक व्यू दे दूं अपना। अरे बिल्कुल सर। देखिए, जो ना अंदाज नया है, ठीक है, वो नए अंदाज में सारा जमाना बदल रहा है, इसलिए हमें ना अब हर चीज़ को दूसरे एंगल से देखना जरूरी है। आप अगर अपने रेगुलर डाइट में भी अगर आप सिर्फ मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, राइट? तो आपके जो हेल्दी डाइट वही होता है ना जिसमें सब तरह के इंग्रेडिएंट्स या सब तरह के व्यंजन हो।
तो एज हमारा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो 100 रुपये का मैक्सिमम आउटपुट हमारे पास आना चाहिए या रिटर्न आना चाहिए। मार्केट कभी इक्विटी पे चलता है, कभी कमोडिटी पे चलता है, तो इसके लिए एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में जितना इम्पोर्टेंट मीठा है उतना इम्पोर्टेंट दाल है और पल्सेस हैं और चपाती है। तो इस तरह से अगर आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड पे रुझान रखते हैं तो आई थिंक अब समय ये भी है कि आपको अपने खाने में थोड़ा कमोडिटी भी रखना चाहिए, तभी जाके आपका जो मील है वो हेल्दी होगा और आप भी उससे संतुष्ट रहेंगे। जहाँ तक 2026 की बात है, अगर कमोडिटी स्पेसिफिक मुझे बात करनी हो तो मुझे लगता है कि कॉपर हो सकता है एक ट्रेंड सेटर। हम लोगों ने 2025 गोल्ड और सिल्वर का रहा है, तो हो सकता है 2026 शायद कॉपर का हो। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल जी, एक चीज़ खाली मैं ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल मुझे लगता है बेस मेटल है, एग्री कमोडिटी चांदी के साथ है, बट जैसे जय ने बताया एक चीज़, आप देखिए मेरा आस्क, मैं कभी इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा आस्क खाली है 20% आपके पोर्टफोलियो का कमोडिटी में जाना चाहिए, जो अल्फा बढ़ाएगा, बीटा कम करेगा। दूसरा, ये 20% के लिए व्यास जी और दीपक जी बैठे हैं, थोड़ा से तिरछी नजर से देखेंगे मुझे, आपको MBA करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई CA बनने की जरूरत नहीं है, नंबर्स बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, खाली आप कमोडिटी समझ सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। और एक लास्ट वर्ड, कमोडिटी जीरो नहीं होती। वाह, अच्छा, बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां जो हमारा, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है आप लोग भी देख सकते हैं, लाइव जा रहा है इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत सारे अच्छा सबके सवाल वही हैं। जैन प्रिंस जी जो कह रहे हैं कि किस में पैसा लगाया जाए, गोल्ड या सिल्वर, सवाल वही का वही जो आप मतलब जो मैंने पूछा आपसे। और इसके अलावा एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि विनोद जी कह रहे हैं सिल्वर आज बाई कर लें क्या, 2,44,000 के टारगेट के लिए सिल्वर का क्या कहना चाहिए, करना चाहिए, राज जैन साहब कह रहे हैं वेरी नाइस प्रोग्राम। तो ये तमाम टिप्पणियां सर लगातार आ रही, कुछ ऐड करना, कुछ कहना? बिल्कुल, सिल्वर को लेने का सबसे अच्छा तरीका है, वैसे मैंने आपसे पूछा भी था, SIP का फुल फॉर्म गलत, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। आप आराम से धीरे धीरे करके लीजिए, बट लेते रहिए। या एक चीज और सर, आपने अभी एक बात बोली कि कमोडिटी जीरो नहीं होगी, लेकिन क्रूड में हमने देखा वो नेगेटिव भी हो जाती है सर, वो थोड़ा सा पेनफुल भी हो जाता है कभी। अभी जान दीजिए, वो टॉपिक चालू करेंगे 1 घंटा। चलिए इस विषय को छोड़ते हैं। हाँ, आप दोनों से सर अपने अपने पसंदीदा शेयर, क्योंकि अब 1 साल बाद अगर हम मिलेंगे तो आपने जो 4-5 थीम बताई, कैपिटल मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑटो में हमने एक अच्छी रैली देखी अभी हाल फिलहाल में, लेकिन तब भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। कौन कौन से शेयर होंगे? सर देखिए, SIP का हमारा मतलब तो SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और हम इन्वेस्ट इक्विटी में ही करेंगे। अब प्रॉब्लम है कॉपर में कौन सा SIP करें, राइट, बट उसका रिप्लाई इक्विटी में है। सो 20% पोर्टफोलियो, देखिए हम ये सब्जेक्ट चल रहा है इसके लिए मैं सब रिप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 100% पोर्टफोलियो, उसमें से 20% मैं हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इन सब कंपनीज में डालूंगा। सो कहने का मतलब डाइवर्सिफाई कर सकते हो, और इक्विटी की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। बाकी एसेट क्लास में आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, वो एक सेफ हेवन है, बट इक्विटी में आप डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स लेके डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो अगेन जैसा मैंने रिप्लाई किया, 3-4 सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। फाइनेंशियल है, इंडिया का बहुत बड़ा थीम है, अगले 17 सालों में यहाँ से भी 4 गुना इकोनॉमी हो जाएगी, तो बिल्कुल फाइनेंशियल। कैपिटल मार्केट, अभी 22-23 करोड़ डीमेट अकाउंट है, जिस हिसाब से एड हो रहे हैं 30-35 करोड़ डीमेट अकाउंट होंगे। US की बात करें, वहाँ पे 55-57% लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, तो इंडिया भी बड़ा हो रहा है, तो बिल्कुल कैपिटल मार्केट का थीम इंटेक्ट रहेगा। इनोवेशन, लग्जरी, ऑटो पे फोकस रहेगा, और सबको गोल्ड सिल्वर की चमक अच्छी लग रही है, हम मेटल पे फोकस करेंगे और कंजम्पशन के नए स्टाइल पे फोकस नाम करेंगे। नहीं लेंगे सर कुछ स्टॉक? अगेन डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर रहेगा, जो भी इन्वेस्ट करे अपने सोच समझ के करे। इक्विटी में रिस्क है, रिस्क भी है, रिस्क है, इस तभी है जब लंबे टाइम के लिए हो। सो कैपिटल मार्केट में एक्सचेंज डिपॉजिटरी पे फोकस कीजिए, आई थिंक एक्सचेंज बहुत बड़ा थीम है, और हमारे उस तरफ कमोडिटीज है तो एक्सचेंज में भी कमोडिटी पे फोकस कर सकते हैं। हमारी तरफ पे फोकस करोगे ओनली इक्विटी, तो इक्विटी एक्सचेंज की तरफ फोकस कर सकते हैं। कमोडिटी और इक्विटी को मिक्स करें और सेक्टर ढूंढे तो यहाँ पे मेटल पे फोकस करेंगे, मेटल में जिंक और कॉपर पे फोकस किया जा सकता है। ऑटो, आई थिंक सब यही सोच रहे हैं कि एक EV का गाड़ी होना चाहिए या 2 गाड़ी होना चाहिए, तो ऑटो की थीम पे कंटिन्यूसली फोकस करेंगे।
सो आई थिंक यही 5-7 स्टॉक्स है मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए. इक्विटी में आपको अल्फा जनरेट करेगा, गोल्ड सिल्वर दूसरे एसेट क्लास को भी बीट करने की कैपेसिटी ये सब रखते हैं. चलिए रजित सर. सर देखिए, आपने एक द्वंद्व युद्ध छिड़वाया था और अजय सर के सामने अगेंस्ट बैठा दिया था. वैसे आई एम अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉलोअर और इनके शोज भी मैं देखता हूँ, इनकी स्टडी में मैं देखता हूँ. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज क्लास अपार्ट. अब देखिए, क्योंकि युद्ध खत्म होने आ रहा है और स्टेज से उतरना ही है और फिर अजय सर को झुक के ही वापस से नमन करना है मुझे. एक चीज, मतलब जोक्स अपार्ट, एक चीज मैं जरूर आपको बोलूंगा, 2026 जरूर इक्विटी का ही एक अच्छा गेम चेंजिंग ईयर हमें बनता हुआ दिखता है. बट एक रियलिटी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्लीज कमोडिटी में भी अपना थोड़ा परसेंटेज रखें. स्टॉक्स अब सर प्रैक्टिकली एक है कि हम नाम नहीं उस तरीके से ले पाएंगे, बट हाँ, टू व्हीलर, ऑटो में स्पेसिफिकली टू व्हीलर मैं आपको बोलूंगा, इस पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिख रहा है. अभी भी रूरल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट पूरा हमारा. उसके साथ साथ सर नहीं चली थीम, बट अब चलेगी जरूर डिफेंस. और डिफेंस के अलावा सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो हमें मीडिया इंडस्ट्री में भी देखने चाहिए, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ओर जा रहे हैं, उस पर भी हम नजर रखें तो अच्छा अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है. चलिए, तो आज का जो द्वंद्व है उसमें असली विजेता है आप, और असली विजेता के लिए के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि अगर आपको वाकई में निवेश का असली विजेता बनना है तो अपने पोर्टफोलियो में एक सही संतुलन में इक्विटी और कमोडिटी दोनों का एक संतुलन बना करके चलें. सोने, चांदी, शेयर सब पे नजर रखें, जिससे कि अगर कोई एसेट क्लास नीचे की तरफ जाती है तो आपके नुकसान की भरपाई के लिए दूसरा विकल्प जरूर मौजूद हो. और हमारे दोनों पैनलिस्ट ने ये माना है कि गोल्ड से ज्यादा सर कमोडिटी में सिल्वर से ज्यादा उम्मीदें हैं आप दोनों को. अच्छा, सिल्वर और कॉपर से ज्यादा उम्मीदें हैं. तो ज्यादातर लोग जो कमोडिटी में निवेश कर रहे हैं उनके लिए कॉपर के लिए तो फिर इधर ही आना पड़ेगा, मतलब. अच्छा, चलिए, तो आप हमारे सभी पैनलिस्ट का, अजय सर, रजित सर, आपका सर, चंदन सर और जय सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया.